उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए एबीपी न्यूज के कार्यक्रम इमर्जिंग 100 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे हैं। वैसे हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप को ऑर्गेनिक कार्बन लगता है और जहां ऑर्गेनिक कार्बन 0.20% है वहां गन्ने का उत्पादन 25 टन पर एकड़ होता है और जहां 0.80 होता है वहां 1 एकड़ में 100 टन गन्ना होता है। तो जैसे एनपीके वैल्यू देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश, हम जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आईआईटी जो है, वहाँ के एक प्रोफेसर ने एक अच्छा प्रयोग किया कि एक तंदूर जैसे एक बनाया इंस्ट्रूमेंट और उसमें बायोमास को रखकर जलाया और उससे उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन तैयार किया। और ये ऑर्गेनिक कार्बन 1 एकड़ में 4 टन अगर आपने डाला तो आपका 0.80 अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो आपका उत्पादन करीब 4 गुना बढ़ सकता है। तो ये एग्रीकल्चर का विषय मेरी रुचि है, तो मैं उसमें तो मैंने अभी हर किसान को ये कहा है कि हमारे यहाँ एक छोटा सा ये यूनिट शुरू करो, क्योंकि बायोमास पड़ा हुआ है बहुत कचरा। तीसरी बात, जो बाल होते हैं जानवरों के और आदमियों के, उनसे एमिनो एसिड बनता और ह्यूमन यूरिन और एनिमल यूरिन दोनों डालकर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके तैयार होते हैं। और एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इतने पॉपुलर है प्लांट बूस्टर करके कि मैं खुद प्रयोग शुरू किया और अब 6 करोड़ का टर्नओवर है उसमें। तो यूरिन को भी भाव मिलेगा और ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ इज द फिलॉसफी। एक बहुत सी अच्छी बात है कि जो रेडीमेड कपड़े की चिंदी निकलती है उसके मैटिन बनते हैं, तो वो मैंने हमारे यहाँ सक्सेसफुली किया। इतना सुंदर बनता है गद्दी जैसा, और उसकी कॉस्ट केवल 400 रुपये है। एक महिला एक दिन में एक बनाती है, तो अभी 300 महिलाओं का ट्रेनिंग हुआ है। तो गांव की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि जो इनोवेशन, रिसर्च और नए प्रयोग गांवों में हुए हैं, जैसे आपका वो बहुत पॉपुलर कार्यक्रम घंटी बजाओ वैसे आप ये गांव का सक्सेसफुल इकोनॉमी का आप एक एक उदाहरण छोटे से इसमें अगर बताएंगे तो इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन इतने लोगों को मिलेगा कि गांव सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने में उसका उपयोग होगा। तो एक तो रूरल इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, आपको उदाहरण के लिए यही कहूंगा कि अभी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, यानी आप इसमें स्टडी करिए, आपके मुझे याद है अभिक सरकार जी जब भी मैं आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हर मीडिया के पास होना चाहिए ताकि हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको जरूर ये कहूँगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ जो आगे भविष्य के लिए जो टेक्नोलॉजी है अलग अलग प्रकार की, उसमें आज ही हमने कैबिनेट में नोट्स ये मंजूर की कि ये जो सोलर पैनल बनते हैं, इसके सोलर सेल इंडिया में नहीं बनते हैं। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर में हम लोग हैं और इतनी गीगावाट बना रहे कि कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारे पेरिस अकॉर्ड के बाद एनवायरनमेंट के लिए हाइड्रो पावर, ग्रीन पावर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी आज हमने ये इंसेंटिव दिए ताकि हमारे देश में जो इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है, कभी आप इसके ऊपर जरूर लिखिए। अगर हमारी कुछ गलती है तो सरकार के ऊपर भी टिक्का टिप्पणी जरूर करिए। जब तक इंपोर्ट नहीं कम होगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाएगा। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी में क्या क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, जो मैं एमएसएमई में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभी काफ़ी काम करना है, उसमें जितना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया, पर अब सरकार निर्णय कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। केवल एक ही चीज आपको बताता हूँ, 7.5 लाख करोड़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। ये हीरो, बजाज और टीवीएस, ये 2 व्हीलर कंपनी 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कल वो मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल देखी, बाइसिकल, जर्मनी में उसका डिजाइन किया था, हीरो वालों ने बनाया, लुधियाना में भी। उसका मार्केट वर्ल्ड का 6 लाख करोड़ का है और वो पूरी अब इंडिया में बनने लगी है। तो ये भी कम से कम इसी से हम लोग हमारे देश का 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और कितने छोटे छोटे लोगों को काम मिलेगा।
तो आज वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये प्रोग्राम में भी आप जरूर बढ़ाइए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जैसे मैंने बताया, अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई। अब एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, प्लास्टिक एंड रबर ये एकदम सस्ता हो जाएगा, तो हमारे कंपोनेंट्स जो है उसकी कॉस्ट 40% कम होगी। तो हमारे देश में मेरी ये कोशिश है, उद्देश्य है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और ये करने के लिए नॉलेज इज ए पावर, और आप लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लिथियम आयन बैटरी 81% देश में बन रही है। अभी मैंने सभी डिपार्टमेंट और इसरो, DRDO और प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर, बड़ी मीटिंग, नीति आयोग, सबको बुलाया, और अब हम लोग ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, जिंक आयन एंड सोडियम आयन। इसके साथ साथ अभी हमने और एक कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, जिसपे एकदम देश की इकोनॉमी बदल जाएगी। आज हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है, और 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। अभी चेन्नई IIT ने ये समुद्र के पानी से, सी वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है, और अभी हमारे इसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन पर बसेस चलाने की बात कर रहे हैं, जो पानी से बनेगा। तो मुझे बताइए, आपको हमको क्यों 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट करने की आवश्यकता है? क्यों दिल्ली में पोल्यूशन की झंझटें हो रही है? इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, इन सब पे अगर हमारी गाड़ियां चलेगी, अभी मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि 2 साल के अंदर पेट्रोलियम कार, स्कूटर और डीजल बस, इसकी कीमत इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बराबर होगी, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी कॉस्ट कम होती जाएगी, तो देश में पोल्यूशन ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें जो देश के लिए और गरीब के लिए, रोजगार करने के लिए, इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट, जैसे इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि समय की कमी है, पर अलग अलग सेक्टर को ढूंढकर नॉलेज, ये लोगों की भूख है और लोग समझना चाहते हैं। और आप अगर इसमें, अभी आपने देखो, मुझे बहुत खुशी हुई पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि छोटे से MSME वालों को, 100 लोगों को इनकरेज, प्रोत्साहन करने का काम आपने किया। देखिए, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब ये मिलता है तो ही तो आदमी काम करता है। तो अच्छे लोगों को, अच्छे प्रयोगों को देखकर बाकी लोगों को भी अच्छा होने की प्रेरणा इससे मिलेगी। और इसमें महिलाएं भी बहुत हैं। आप इसका क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, पावर, ऐसा करके 25 सेक्टर को डिवाइड करके, रूरल, ट्राइबल, अब इतना है। अभी आपको त्रिपुरा में बाम्बू 4000 करोड़ की इकोनॉमी हम बना रहे हैं। मैं बाम्बू के आपको शर्ट, जर्सी दूंगा, आप मुझे बताओगे कि हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के कोई मार्केट में इतनी अच्छी जर्सी नहीं है। ये लड़कियों के कपड़े जो बाम्बू के बनते, इतने सुंदर हैं। फर्नीचर, ये ताज मानसिंह में वो जो पहले फ्लोर पर मचान करके रेस्टोरेंट है, उसका आप एक बार जाके पूरा माइन्यूटली, पूरा इंटीरियर बाम्बू का है। बंगलोर का पोर्ट, एयरपोर्ट अभी बाम्बू का बन रहा है। तो बाम्बू की इकोनॉमी ही अपनी 5 लाख करोड़ की बन सकती है। ये सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बन सकती है, वेस्ट की। तो ये पब्लिक को विजन देने में सरकार तो कोशिश करती है, और इसलिए इसका हम क्रियान्वयन करते हैं, जिसका उल्लेख आपने किया। मैं नाराज नहीं होता, और मुझे काम करने वाले लोगों से तो जरूर नाराजी होती है। अब आप मुझे बताएं, हमारा स्फूर्ति योजना है, उस योजना में जिसका मैंने भाषण में कहा था, उसमें जो कारागिर होते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में काम करते हैं, उस योजना को उनके जिले में सबमिट करने के बाद मंजूर होने के लिए 7-7 साल लगते हैं। अब ये 7 साल सुनकर ही मेरा माथा बहुत गर्म हुआ, और मैंने सबको कहा कि ये 3 महीने में होना चाहिए, और नहीं हुआ तो मैं एक काम करूंगा, एक सर्टिफिकेट तैयार रखूंगा VRS का, आपका नाम डालूंगा, और नारियल का बोरा ला के रखता हूं ऑफिस में, हाथ में नारियल और सर्टिफिकेट, अपने घर जाओ, वी डोंट नीड यू। तब मेरा परिणाम ये हुआ कि अभी मैंने 50 क्लस्टर का 8 दिन 15 दिन पहले उद्घाटन कर दिया, और अभी सब योजनाओं का मैंने कहा 3 महीने में जो नहीं करेगा उसकी छुट्टी। अब इतना फास्ट काम हो रहा है कि मैं जो 4 साल में मैंने 150 क्लस्टर किए थे हमने,
अब हमने पिछले 1 महीने में 350 किए और अभी ये स्पीड बढ़ गई। तो कितने गरीब कारागिरों को काम मिलेगा? अब जब व्यवस्था गरीब को न्याय नहीं देती है तो स्वाभाविक रूप से हमें कुछ बोलना ही पड़ता है। अब नहीं बोलेंगे तो मैं गलती करूंगा, मेरा कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। मैं मानता हूं कि जो व्यवस्था काम नहीं करती उसकी उखाड़ को फेंको। मैंने लखनऊ में परसों फ्लाईओवर देखा, सब अच्छा था, योगी जी, मैं, राजनाथ सिंह जी ने, और मैंने देखा एक्सपेंशन जॉइंट ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ये एक्सपेंशन जॉइंट, मैंने पूछा हमारे अधिकारी को, तुम हिंदुस्तान में इतने फ्लाईओवर बनाते हो, एक भी जगह एक्सपेंशन जॉइंट सही है क्या, मुझे बताओ। चुपचाप बैठ गए, नीची मुंडी डाली। आपको देखना है तो मुंबई में कभी आप जाओगे तो जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी तक एक फ्लाईओवर बना है, मैं नहीं बनाया हूं, जब मैं 95 में मंत्री था। आप उसमें जाइए, आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा। और अभी यहां देखो ऐसे ऐसे गड़गड़ जलते हैं, तो क्या पैसे नहीं देते क्या हम? दीज आर द एसेट्स ऑफ अवर कंट्री। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को और अधिकारियों को कहा कि खबरदार ये करोगे तो कि तुमसे माल पानी नहीं लिया है कि चुपचाप बैठेंगे, हम ठोकेंगे आपको। तो ये कहीं ना कहीं दीज आर द एसेट्स ऑफ अवर कंट्री। तो एक इसमें प्रिंसिपल है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिले और काम न करने वालों को जरूर कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए। जब हमने 37 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए इस साल, 37 किलोमीटर हमने, अब हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हमने इतना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कोविड के बावजूद किया। फिर हमने एक दिन में 4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर बड़ौदा मुंबई हाईवे पर हमने कंक्रीट रोड बनाया 24 घंटे में। फिर विजापुर और सोलापुर के बीच में 25 किलोमीटर 1 लेन सिंगल लेन बिटुमेन रोड 24 घंटे में बनाया। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। तो मैंने सब अधिकारियों को बुलाकर घर में सत्कार किया, और जो मेरे था तब से पुराने रिटायर्ड लोगों को भी बुलाया कि आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। पर अच्छे काम की कोई न्यूज़ बनती नहीं, उससे ज़्यादा छपी नहीं जाती। जब हम लोग कहीं उसको किसी के ऊपर नाराज होते तो वो छपी जाती है, तो स्वाभाविक भी है। तो नेचुरली हमारी सिस्टम से भी काम होगा, और आप जैसी मीडिया पॉजिटिव और आवश्यकता जो होगी उसको भी जागरण करके लोगों के सामने लाएगी, तो विन विन सिचुएशन में बहुत अच्छा काम होगा। मेरा बहुत बहुत आपको अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच नितिन जी, अपनी बातें हमारे तक रखने के लिए। एक बार प्लीज जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन नितिन जी का वक्त मिला है, उन्होंने एबीपी इमर्जिंग 100 के लिए अपना समय निकाला है, तो सिर्फ इतना सा सुनकर हम उनको जाने दे, ऐसा हो नहीं सकता है। नितिन जी के पास देश के वर्तमान और भविष्य को लेकर बहुत कुछ होता है, सिर्फ जरूरत है उनसे सवाल पूछने की, उनको टटोलने की। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं मेरी को एंकर रोमाना इसाक खान को। अब रोमाना जी नितिन जी से कुछ सवाल पूछेंगी। बहुत शुक्रिया शगुन आपका। नमस्कार सर, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी के इस मंच पर। और हमारे साथ इस वक्त वो चेहरे मोदी सरकार के जिनका नाम सबसे पहले जहन में आता है जब बात हो रही होती है सरकार की विकास की रफ्तार की, श्री नितिन गडकरी जी। और जो अभी आंकड़े नितिन गडकरी जी ने बताए, उन्हें नंबर से आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से आपको देखना होगा। 37 किलोमीटर हाईवे एक दिन में, 37 जी सर, 37 हिंदी में बोल रही हूँ, 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर हाईवे एक दिन में, 2.5 किलोमीटर 4 लेन एक दिन में, और 25 किलोमीटर सिंगल लेन एक दिन में, 24 घंटे में। ये तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसीलिए तो परफॉर्मेंस के मोर्चे पर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, शख्सियत, चमकदार श्री नितिन गडकरी जी। एक बार जोरदार तालियां फिर से श्री नितिन गडकरी जी के लिए। सर, कल तक मैंने आपके लिए जो सवाल सोचा था, जो सबसे पहले आपसे पूछना था, उसमें तब्दीली कर दी है। और वो इसलिए की है क्योंकि आज सुबह जो 24 घंटे का कोरोना का आंकड़ा आया है वो 1,15,000 पर पहुंच चुका है। और लॉकडाउन ने हमने देखा किस तरीके से अर्थव्यवस्था और एमएसएमई की खासतौर से कमर तोड़ी। अब फिर से डर सता रहा है, पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं, नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं। क्या लॉकडाउन के आसार हैं? देखिए, लॉकडाउन के आसार है कि नहीं है इसका निर्णय जिनके पास है वो करेंगे। पर एक बात जरूर है कि हमारी इकोनॉमी और हमारा जीवन भी कोविड से बहुत प्रभावित हुआ है जी। और
इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। और जहां तक मैं जिस क्षेत्र का मंत्री हूं, अभी आपके आते आते ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले एसोसिएशन के लोग मेरे पास आए थे। वो मुझे बता रहे थे कि हमारा धंधा ही बंद है 1.5 साल से, हम कैसे करें। तो बहुत भयंकर स्थिति है और इसलिए हमें चिंता करनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कायम रखें, मास्क लगाए जब भी कहीं घूमते तो। और दूसरी बात यह है कि हम लोग सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहें और बने तक रश ना करें, एक जगह ज़्यादा लोग ना आए। अब इसकी चिंता करनी पड़ेगी। मैं कभी कभी इसमें कहता हूँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। मतलब अगर लोग खुद संयमित रहेंगे तो शायद लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। अगर लोग सही बर्ताव करेंगे तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप इतना सही बर्ताव करिए, इतनी चिंता करिए, इतनी प्रिवेंटिव मेजर करिए कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये कब सिद्ध होगा, जैसा आपने आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा जब कम होने लगेगा तो फिर लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर आंकड़ा अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो फिर वो हम हेल्पलेस होंगे। बिल्कुल। अच्छा, महाराष्ट्र हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर कोरोना का कहर टूट रहा है। और अगर एमएसएमईज के लिहाज से देखा जाए तो टॉप 5 स्टेट्स में 4थे नंबर पर महाराष्ट्र है। और साथ ही महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि राज्य का जो गृह मंत्री है, हाईकोर्ट जब इंटरवीन करता है तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको लगता है इस दिशा में महाराष्ट्र बढ़ रहा है, सरकार पर संकट? जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें महाराष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, उसमें काफी धक्का लग रहा है। और स्वाभाविक रूप से राजनीति में जो भ्रष्टाचार, इसके कारण लोगों में भी आक्रोश है। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड करप्शन फ्री सिस्टम, ये अगर सरकार में रहेगी तो निश्चित रूप से लोग भी इसकी अपेक्षा करते हैं। पर महाराष्ट्र में जो चर्चा हो रही है, मैं पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहता हूं, पर उसमें महाराष्ट्र की इतिहास, संस्कृति और महाराष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको काफी धक्का पहुंच रहा है। पर सर, आपकी जिस तरीके की शख्सियत है और जिस तरीके की पारदर्शिता आप बरतते हैं, नैतिकता के लिहाज से जो आपका स्तर है, आपको क्या लगता है पर्सनली, क्या सरकार को, इस सरकार को बने रहना चाहिए? देखिए, मैं उस राजनीतिक इसमें तो कोई चर्चा नहीं करूंगा, पर इसके बारे में सरकार कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, इस प्रकार की बातें होना हमारे देश की लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं अक्सर एक बात लोगों को कहता हूं जी, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। सही बात। तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो बहुत लोग मुझे आते थे और कहते थे कि मैं अपना जीवन देश के लिए देना चाहता हूं। तो मैं कहता था, आप क्या करते हो, आपका परिवार क्या करता है? तो बोलते थे, मेरा दुकान बंद हो गया, परिस्थिति खराब है। तो मैं उनको बोलता था, पहले अपना घर ठीक से चलाओ, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाओ और फिर पार्टी का काम करो। जब तक आप स्टेबल नहीं होते तब तक हमें उसकी जरूरत नहीं। तो पैसा कमाना गुनाह नहीं है सनदशीर मार्गों से, और राजनीति में काम करने वाले लोगों ने मिनिमम अपना ईमानदारी से कोई काम धंधा करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। राजनीति ये फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। और इसलिए इसके बारे में लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, नेताओं को आत्मपरीक्षण करना होगा। सर, राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। यहाँ तो पुलिस कमिश्नर वो गृह मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि साहब 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया करते थे। मतलब ये जो खाकी, खादी, ये इनका नेक्सस, इनका गठजोड़, ये व्यवस्था ही ऐसी है क्या? देखिए, ये समस्या व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। अच्छा। सिस्टम में व्यक्ति जाता है जी, और व्यक्ति ने कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। और हमारे बीच में नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, कम अधिक चीजों में अच्छी और बुराई सब में होती है। हमें ऐसी प्रोसेस चाहिए कि अच्छाई को बढ़ती जाए और बुराई कम होती जाए। तो सिस्टम में धीरे धीरे हो सकता है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हमने अब 7 साल हो रहे हैं, और 7 साल में हमने करप्शन के बारे में काफी कठोर निर्णय इस सरकार ने किए। और मुझे कभी कभी लगता है, अभी मैं 17 लाख करोड़ रुपए के काम पिछले 5 साल में कर चुका हूं। अभी हमारे 9.5 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं। पर कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, परसों एक अच्छी घटना हुई कि एक गुड़गांव के द्वारका में रहने वाले गुप्ता करके सज्जन है, तो वो मेरे पास आए उनके लड़की को लेकर। तो हमारे मेंबर ने कहा कि ये अपने यहाँ काम करते, मुंबई दिल्ली हाईवे पर सोना में पहले 2 पैकेज इनके ही है, तो ये आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं।
बोला काम कुछ नहीं, आपको मिलना है। तो मैंने वो आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2014 में हमारी कंपनी की स्थिति बहुत ही खराब हुई थी, तो हमारी एक स्कूल थी, तो मैं टीचर बनने के बारे में सोच रहा था, पर बाद में आप बने मंत्री, सरकार आपकी आई और फिर मैंने फिर काम शुरू किया। आज मेरे हाथ में 16,000 करोड़ के काम है और मेरी परिस्थिति बदल गई। तो मैं केवल आपको धन्यवाद देने के लिए, अभिवादन करने के लिए आया। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि 16,000 करोड़ रुपए वाला आदमी कभी मुझे मिला भी नहीं। तो ऐसे 25-30 हजार करोड़ करने वाले हमारे यहाँ कम से कम 60-70 लोग होंगे, पर कोई आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए कभी ना कभी मुझे लगता है कि अब हमें सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिस्टम को इतना डिजिटलाइज कर दे, ट्रांसपेरेंट कर दे कि किसी ने गड़बड़ की तो ध्यान में आ जाएगा। और वो अभी जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते परसों पार्लियामेंट में कहा था कि 17 बातें ऐसी है ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक की, वो घर में बैठकर आपको मिलेगा, आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिस्टम में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी लाना, दूसरे जो इस प्रकार से करप्शन करते उनको एक्सपोज करने की व्यवस्था सिस्टम में हो, और सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट होकर अच्छी होगी तो करप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो करेगा वो पकड़ा जाएगा। अभी मैंने हमारे यहाँ कहा है कि हर फाइल को एक डेट दो, किसने कितने दिन फाइल रखी, और लेजिटिमेट जुनैन काम अगर किसी को ज्यादा दिन रखता है दबा के तो कार्रवाई करो। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी हम लोग अगर सिस्टम को काफी करें तो सुधार हो सकता है, पूरा नहीं होगा, काफी प्रमाण में होगा। ये एक प्रक्रिया लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्रक्रिया सर। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के टकराव के चलते कितनी ऐसी केंद्र की योजनाएं जो राज्य सरकारें अपने यहाँ लागू नहीं करती हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर इस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल के लोगों का हित जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि बेहतर यही है डबल इंजन की सरकार वहां पर चले, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो वापसी कर रही है। देखो, जो चुनाव लड़ता है वो यही बोलता है हम वापसी आ रहे करके। कोई हारता भी होगा तो भी कभी ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूं। हर जो अपनी मीडिया का ग्रुप होता है वो बोलता है हमारा ही सबसे ज्यादा टीआरपी है। तो तीन चरण के चुनाव के बाद आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बंगाल ने कांग्रेस को भी अवसर दिया था, सीपीएम को भी दिया था और ममता जी को भी दिया था। मैं बंगाल में काफी घुमा हूं। अब बंगाल की जनता चेंज चाहती है और विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जो हमारी सरकार ने काम किया वो देखते हुए लोग हमें पॉजिटिव वोट देंगे और ममता जी के लिए नकारात्मक वोट देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है सर, आपने एमएसएमईज को लेकर एक पूरा विजन जो अभी रखा मंच से, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें क्योंकि आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसमें आपको सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ी अड़चन कहाँ लगती है? जो आपका विजन जिस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं आपके नेतृत्व में, आपके मंत्रालय में, एमएसएमई में वहां पर हम थोड़ा पीछे या थोड़ा स्लो क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, अड़चन, लाइफ इज ए फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर एक फिलोसफी रखता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को झेलते हुए उससे मार्ग निकालना ही लीडरशिप होती है। तो उसके लिए रोने का नहीं, उसको बाय हुक और क्रुक, अब वो मेरी भाषा कभी कभी ठीक नहीं होती, पर हमको आगे जाना है और हमको हमारे उद्देश्य तक पहुंचना है। तो समस्या है, नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारी है, पर उन समस्या को सुलझाने के लिए तो मेरी जिम्मेदारी है मंत्री बनके। मैं बोलूंगा कि मेरे से नहीं सुलझाई जाएगी तो कौन सुलझाएगा? बिल्कुल। और इसलिए मैंने अपने यहाँ एक बड़ा अच्छा, बाल ठाकरे जी ने, मैं जब मंत्री था तो मुझे एक एक्रिलिक शीट पर लिखा हुआ वाक्य दिया था। वो लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। अच्छा, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैं ये समस्या की चर्चा नहीं करता। मैं बोलता हूँ समस्या मत बताओ, काम करके दिखाओ। आपको अपॉइंट करके लिखिए है, करो, शो परफॉर्मेंस। और मैं कहता हूँ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करना है, परफॉर्मेंस ऑडिट करो। तो वो जो बाल ठाकरे जी ने आपको दिया हुआ था वो आपने लगा रखा है कहीं? बिल्कुल। कहाँ? मेरे यहाँ 2 वाक्य लिखे हुए, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का मेरे ऑफिस में लिखा है जी, जो यहाँ ट्रांसपोर्ट भवन में, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। एक ये लिख के रखा है कि मैं उसकी फिलोसफी मानता हूँ कि रोड से ही समृद्धता आती है। तो दूसरा वाक्य मैंने जो है वो पेपर वेट मेरे सामने रखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। ये मुझे उन ज्ञानी लोगों से नफरत है कि जो अपना ज्ञान का उपयोग करके ये काम कैसे नहीं हो सकता, अपने को बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट होकर आर्गुमेंट करते हैं, मैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं। गो गेट इट डन।
वाह सर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा सपना है उसे साकार करने के लिए, क्योंकि आप तो मुझे लगता है उसको साकार करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं, इस तरीके के मंत्रालयों की आपके पास जिम्मेदारी है, वो आपको क्या लग रहा है हम कब तक वो टारगेट हासिल करेंगे? देखिए, अभी मार्च एंड हुआ है जी, तो एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे मालूम नहीं है, पर हमने एमएसएमई की डेफिनेशन बदली है, कोविड भी है जी, तो इस बार जो आंकड़ा आएगा तो हमारा 30% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हम 40% तक करने का हमने एम रखा है। अच्छा, हमारा विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर, खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और विलेज इंडस्ट्री 88,000 करोड़ है, उसको मैं 5 साल में 5 लाख करोड़ करना चाहता हूँ। दूसरी बात, 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करना चाहता हूँ। और ये 11 करोड़ के अलावा 5 करोड़ नई, जी, और ये 48% जो एक्सपोर्ट है एमएसएमई का, वो 60% करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि आप जो विजन लेकर चल रहे हैं। पर ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। नहीं तो कल दूसरा आपने बोला था, क्या हुआ? रिप्ले नहीं करके दिखाना है। दिस इज माय टारगेट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।